शुरू हो गया और देश के अंदर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में थोड़े से करड़े डिसीजन लेने भी पड़ते। दिल्ली एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जब हुआ था, नए रनवे का निर्माण हुआ था, तो केंद्र सरकार ने 5 गांव को रिलोकेट किया था। हमने किसी सिटीजन को तो उसके मकान से अलग नहीं किया। एक सड़क थी, उस सड़क को जरूर रीअलाइन किया है। समय लगा, उनको बीच में भी हमने पैसेज दिया। जब वो पैसेज रनवे के बीच में आ गया और काम में बाधा बढ़ने लग गया तो हमें बंद करना पड़ा। वीरता थी कि एक नहीं, उन गांव की कनेक्टिविटी के लिए 2 सड़क हमने प्रस्तावित करी। एक जो हमारे एयरपोर्ट की पेरिफेरी है उसके साथ साथ गौशाला के पास निकलेगी, और दूसरी जो NHAI को अभी गडकरी जी से मैं मिला उसको हैंडओवर हमने कर दिया है। 70% से ज़्यादा एक्विजिशन जिस प्रोजेक्ट में हो चुकी थी उसको बनाएगा। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि क्लोवर लीफ नहीं बन पा रहा था क्योंकि एरोप्लेन के रनवे की एलिवेशन में वो आ रहा था। दूसरा जो तलवंडी राणा के साथ की कनेक्टिविटी है उसको क्लोवर लीफ के तौर पे, और डंडूर के अंदर भी जो दिक्कत आ रही कि लोगों को आगे जाकर यूटर्न लेके आना, उसको भी हमने कहा है कि लैंड कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे और वहाँ भी क्लोवर लीफ दोनों नेशनल हाईवे का बनाए। ये तो अलायंस की बात है, बैठ के फैसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो ये कह दे कि हम तो एक पे तैयारी करें, इन लोगों को छोड़। आज के दिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी हो वो भी 10 पे तैयारी कर रही। पिछली बार भी हमने 10 पे तैयारी कर दी जब तो हम 4 महीने पुराने थे, और उसमें 7-3 का अलायंस हुआ और उसमें मैदान में उतरे। आज के दिन हमारी भी 10 की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की 10 की तैयारी है, हमारी भी 90 पे तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की भी 90 पे तैयारी है। ये तो अलायंस होगा और किस सीट शेयरिंग होगा, बैठ के टॉप लीडरशिप बात करें। सर, फ्लाइट्स की बात कर रहे हो आप, पहले भी 3 बार ये प्रयास हुआ है, लेकिन सवारियां 2, 3, 4 रह जाती थी। एक बार तो सिर्फ 4 ही भाजपा नेता घूम गए। आपको एक चीज, 5वीं सवारी नहीं मिली थी। आपको एक चीज, ये 3 बार इतिहास में जो हुआ है उसको आज से तुलना नहीं करी जा सकती। इतिहास में 4500 फुट का रनवे था, आज 10,500 फुट का रनवे। इतिहास में यहाँ पर वेदर को सपोर्ट देने के लिए इक्विपमेंट नहीं है। आज यहाँ पर कैट 2 टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाए गए। और तो और आज भिवानी हवाई पट्टी है, नारनौल की महेंद्रगढ़ हवाई पट्टी है, बाछौर वाली, उनके अंदर ये दिक्कतें आज भी हैं। 5 बजे ऑपरेशन बंद करने पड़ते हैं, नाइट लैंडिंग नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग टेक ऑफ नहीं करे जा सकते क्योंकि लाइट नहीं है। उनका भी काम हमने टेंडर कर दिया। प्लस 4,500 फीट के रनवे पे हमारे पास एक कैपेसिटी प्रॉब्लम थी कि सिर्फ प्रोपेलर इंजन का प्लेन यहाँ उतर सकता, जेट इंजन नहीं आ सकता। आज तो दिल्ली हवाई पट्टी से बड़ी हवाई पट्टी इस हाल में, और भविष्य के अंदर तो चाहे A380 हो चाहे बोइंग 777 हो, ये एयरपोर्ट हर प्रकार के एयरक्राफ्ट को हैंडल करता है। उनकी चर्चा हुई थी, मेरे को एक ग्रुप उनका आके हिस्सा भी मिला था। ये मैटर क्योंकि उनका पे स्केल बढ़ाने का था, 25,000 को 34,000 में ले जाने का था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा पहले ही क्लियर कर दिया गया। फाइनेंस के पास एक क्लैरिफिकेशन के लिए पेंडिंग था, उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस थी। मुझे लगता है कि कमिंग वीक के अंदर उसको रिजॉल्व कर दिया। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की है संजय, वो कांग्रेस कहती है कि भाई प्रेशराइज कर रहे हैं, बीजेपी का काम है ईडी को भेजना, आप कैसे देखते हैं? भूपेंद्र हुड्डा बताए प्रेशराइज कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे? मैं तो उस कमरे में नहीं था ना आप थे। जमीन उनने बेची, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे CBI इंक्वायरी, प्रूव हुआ कि गलत तरीके से सेक्शन 4(6) के बाद जमीन रिलीज करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मा लेकलैंड के साथ लगती हुई रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा मुकदमा था, उसमें स्टेट ऑफ हरियाणा के फेवर में जजमेंट दी कि ये जमीन इमीडिएटली वापस HSIDC पे जाए। HSIDC उस प्रोजेक्ट के अंदर जो काम खुद करके कंप्लीट बेच सकती है उसको बेचे, और जो खाली पड़ी जमीन है उसको अपने हिसाब से प्लान करे। हमने ऑलरेडी 2 ऑक्शन निकाल दी, उसमें 1000 करोड़ से ऊपर रुपया हरियाणा सरकार के खाते में आए। 4 छोटी साइट्स का आज भी ऑक्शन चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो चीज प्राइवेट बिल्डर कमाते उस एक्विजिशन के अंदर से, आज वो पैसा
सरकार के कॉर्पस में आ रहा है और सरकार उसको आने वाले समय में जनता की सुविधाओं के लिए लगा बाईपास जो नया बाईपास जो बना रहे हो तो कहाँ से बनेगा? सभी रीजनल सेंटर्स को क्या मानना गया कम किया है और ये टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी और मैन पावर सेग्रीगेशन का टाइम आ गया। बहुत से ऐसे हरियाणा सरकार के भी विभाग थे जिनको चेंज किया गया, छोटा किया गया। मैंने पीछे भी चर्चा करी, काम भी कर रही है कि इसको कैसे एचएयू के साथ जोड़कर हम कृषि संबंधित एक एपी सेंटर जो डीडी किसान चैनल है उसका बना ले, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे बीच में बना खड़ा। जैसे ही केंद्र सरकार उस प्रपोजल पे काम कर ले, उस पर निर्णय ले। अगर ये निर्णय स्टेट का होता तब तक तो हम टेक ओवर कर इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिए। एक एफपीओ का जिक्र आ रहा है सर, उसमें ये चर्चा है कि केंद्र सरकार को सीबीआई तक की इंक्वायरी की सिफारिश करनी पड़ रही है एफपीओ का। देखिए मामला माने मुख्यमंत्री ने जब ऑडियो कॉल एफपीओ के लोगों से करी थी तब आया था कि बहुत से ऐसे लोग एफपीओज में रजिस्टर्ड थे जिसका बेनिफिट तो कुछ चुनिंदा लोग लेंगे, मगर आईडीज बहुत से अननोन लोगों की यूटिलाइज करें, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के फंड्स यूटिलाइज थे। एक शेयरिंग प्रपोर्शन पे ये स्कीम थी और उस स्कीम के अंदर अगर इस तरह की दिक्कत आई तो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम सेंट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करेंगे। और मुझे नहीं लगता हरियाणा सरकार को भी आज कोई परहेज है। जिसने कोई गलती करी है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और गलत लोगों को सजा। सर शैलजा यात्रा निकल रही है, कैसे देखती है बीजेपी? आप कैसे देखते हैं? तो कांग्रेस की फूट खुल के सामने आ रही। एक चीज तो साफ होगी, जो कांग्रेस प्रदेश में राज बनाने की बात करती थी आज वो दो फाड़ तो खुल गई। और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का गुट या एसआर के गुट अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहा है, इनके प्रभारी की भी शायद मैं वर्ड यूज गलत कर रहा हूँ, हैसियत पता चल रही कि उसकी चिट्ठी लिखने के बाद भी काम हो रहा है। जिस पार्टी में इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, जिस पार्टी के अंदर केंद्र के दिए दिशा निर्देश को कोई फॉलो नहीं करता, उस पार्टी का सत्यानाश ही होता है। और ये जो चुनाव आगामी है ये कांग्रेस का शायद अंतिम चुनाव है। सर पूरे देश में तो राम मंदिर की बात चल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई इसको ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम खुद जा रहे हैं, उनको निमंत्रण भी मिला है। और मुझे नहीं लगता कि श्री राम आपके हैं या मेरे। हमारी तो संस्कृति है, सुबह उठते हैं तो राम राम कहते हैं, रात को सोते हैं तो राम राम कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की देने की कोई जरूरत है। इसमें तो आपको भी जाना चाहिए, चाहोगे तो एक बस सारे पत्रकारों की मैं करा दूंगा, जयराम करते जाना। आम आदमी पार्टी में उसमें भगदड़ हो रही है आजकल। देखिए आम आदमी पार्टी एक बुलबुला था जो फट चुका है। पंजाब के बाद एक हवा चली थी कि पता नहीं आम आदमी पार्टी में क्या बदलाव हरियाणा में आए। बहुत से एक्सएमएलए, एक दो हमारे भी गए थे और हफ्ते बाद वापस आ गए। बहुत से एक्सएमपीज गए, पूर्व मंत्री गए, वो भी अब हाजिर लिए। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये जो चार लोग दिल्ली से निर्धारित और डायरेक्शन लेके हरियाणा में घूमते हैं, उन्हीं के बीच में आम आदमी पार्टी सिमट कर। अशोक तंवर की सर कितने पूरे हो चुके हैं और उसमें ग्रैप एक वादा बन रहा है, ग्रैप के नियम जो आते हैं काम ग्रैप का सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल लाइन का था, उसकी क्लियरेंस आ चुकी है। और आपका अच्छा सवाल है, मैं आपको बता दूं 4 दीवारी का काम कंप्लीट हो चुका है। जो 2 फेजेज में लाइन हाई टेंशन जो राजस्थान को पावर सप्लाई करती है उसको रिलोकेट करना था, एक फेज कंप्लीट हो चुका है। दूसरे का काम 24 फरवरी की डेडलाइन है HVPNL द्वारा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम है वो चल रहा है। फाइनल लेयर जो तारकोल की बिछनी है, तारमैट जिसको कहते हैं लाइटों के ऊपर, वो काम जो है वो फरवरी में होगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर्स बहुत हाई लो है और तारकोल जब तक 150 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट ना किया जाए, ले डाउन ना किया जाए, रोलिंग ना किया जाए, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो नहीं बनती। आपने देखा होगा गांव में वीडियो बना लेते हैं कि नई सड़क बनी और हाथ डाल के तोड़ दी। वो इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाते और उसकी जो कॉम्पैक्शन है वो नहीं हो पाती। तो हमारा जो टारगेट है कि 15 मार्च तक
टारमेट का काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आज 10 जहाज को खड़े करने का एप्रन हमारे पास उपलब्ध है। अगर भविष्य के अंदर हमें और जहाज, छोटे जहाज की पार्किंग बनानी पड़ेगी तो उसके लिए भी हमारे पास जो पुराना एयरपोर्ट का इलाका है उसके अंदर कैपेसिटी है कि हम 20 प्लेन को खड़ा कर पाएंगे। तो टोटल 30 जहाज इस एयरपोर्ट पे एक टाइम पर खड़े हो सकेंगे। उसके बाद भी भगवान करे मेरे को 6 महीने में जरूरत पड़ जाए कि हमें 30 और जहाज की पार्किंग बनानी पड़े, तो शायद 6 महीने के अंदर हम कैपेबल है कि वो काबिलियत कंप्लीट। चार्टर्ड प्लेन सर्विस भी शुरू की जा सकती है। अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। और एमआरओ आएंगे तो मैं मानता हूं कि इस तरह के छोटे प्लेयर जो दिल्ली में आज लाखों रुपए हर रोज का देते हैं जहाज खड़ा करने का, उनकी प्रेफरेंशियल डेस्टिनेशन कोई होगी तो हिसार होगा, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर गुड़गांव से, दिल्ली से हिसार में जो पायलट्स है या उनका कैबिन क्रू है वो आ सकता है। तो कॉस्ट सेविंग भी प्राइवेट चार्टर के लिए बहुत बड़ी। खाना की बात बंद हो जा रही है सर। देखिए, जेवर के साथ हिसार का कंपटीशन नहीं। जेवर 1 साल बाद बनेगा, हम बन चुके। दूसरी चीज है, जेवर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा है। ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है। इसमें हम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ले रहे हैं। तो दोनों की महत्वपूर्णता बहुत अलग अलग है। जेवर को दिल्ली का पैसेंजर एयरपोर्ट का ऑल्टरनेटिव बनाया गया। हम दिल्ली के ट्रैफिक को टारगेट नहीं करते, हम तो हरियाणा, पंजाब, आधे से ज़्यादा राजस्थान, इसके एयर ट्रैफिक को कंट्रोल, इसके एयर पैसेंजर को लेना चाह रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो अलायंस एयर ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि अलायंस एयर टर्मिनल 3 से ऑपरेट करती है। तो आने वाले भविष्य में कोई इंटरनेशनल पैसेंजर या जिसकी डोमेस्टिक कनेक्टिविटी T3 से होगी, उसके लिए भी हिसार एयरपोर्ट एक बेनिफिशियल पॉइंट बनेगा कि उसको दिल्ली का ट्रैफिक कट आउट करने का मौका मिलेगा। वो चेक इन यहाँ कर पाएगा। इंटरनेशनल के लिए चेक इन उसको दोबारा करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कनेक्टिविटी का चेक इन देश के दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए वो हिसार एयरपोर्ट से करेगा। कोई साउथ का भी रूट होगा यहाँ भविष्य में मैं तो चाहता हूँ अमेरिका की बेंगलोर और इस तरह के रूट भी। ये तो भविष्य की बातें हैं। अगर इंडिगो जैसी एयरलाइन आएंगी तो इंडिगो का तो बेस बेंगलोर है, वो खुद चाहेंगे कि हम कनेक्ट करें। आकाशा आएगी तो मुंबई उनका बेस है, वो चाहेंगे कि हम मुंबई को। अलायंस का भी बेंगलोर में वैसे है। और जो एयरलाइंस बड़े रूट्स पे चलती हैं, वो अगर उनको पार्किंग सस्ती मिलेगी, पार्किंग स्पेस मिलेगी, तो हिसार को वो प्रेफरेंशियल डेस्टिनेशन को। सर, पूरे हरियाणा में नगर निगम के कार्यकाल खत्म हो गया। गुड़गांव मानेसर में 3-3 साल से, क्या लगता है कि चुनाव समय पे होंगे या बाद में होंगे? ये काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। स्टेट का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका। फरीदाबाद के भी ड्रॉ कंप्लीट हो चुके, कल गुड़गांव के भी ड्रॉ कंप्लीट हो चुके, जल्द मानेसर के भी हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये जो 8 महानगर और जिनके मेयर का टेन्योर खत्म हुआ है, अगर इनके अंदर भी नए रूल के अंदर बीसी की जो कैटेगरी के ड्रॉज होने हैं, उनको जल्दी पूरा कर दिया जाएगा तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो डेट निर्धारित करेगी उस पर इलेक्शन करा देगा। सर, अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। अगर वो बीजेपी में आते हैं, हो रहे हैं अभी, तो इसमें बीजेपी में आते हैं तो आपका सिरसा गृह क्षेत्र है, कितना प्रभावित होगा? मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा तो उनने बहुत सहयोग भी किया है और हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। जीवन में वो नया कदम उठा रहे हैं और आगे के लिए मैं बधाई देता हूँ। विधानसभा चुनाव की हो, क्योंकि उससे 2 फायदे हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी कम यूज होगी, 2 बार नहीं यूज होगी। दूसरा, हमारा भी खर्चा आधा हो जाएगा। मगर आज के दिन ऐसी कोई संभावना नहीं। ठीक है।